हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, महत्वपूर्ण समितियों का निर्माण एवं संविधान सभा के निर्माण, यानी कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलेगा दोस्तों, थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। पॉइंट है आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला पॉइंट है आपका, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए, जितनी भी समितियां हैं उनको आप लोग कलेक्ट करेंगे। आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से सारे क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। एक तरफ समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारियों अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। चलिएगा दोस्तों, थोड़े से पॉइंट और आप कलेक्ट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। हजारों बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। आगे बढ़ेंगे।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दे जा रहे हैं। थोड़े से नोट आप यहाँ से और भी कलेक्ट करेंगे दोस्तों। ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है हमारा पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है, जो कि होने वाला है। और दोस्तों कई वैकेंसीज का आपका टियर 2 भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल आपका समाप्त हो चुका है, टियर 1 टियर 2 की तैयारी, एमटीएस आपका हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 जिसमें 50 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से वेटेज है, एग्जाम आपका होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, महत्वपूर्ण जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं ये उनकी राजधानी। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन कर दी गई है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें राजवंश के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उनके संस्थापक के नाम और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश, तो उनके संस्थापक बिम्बिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी इनकी वैशाली थी। मौर्य वंश आपका सुपर क्वेश्चन निकलता है, इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश जिनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी आपको ऑप्शन यानी विकल्प से नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से दोस्तों सही चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा, गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, राजधानी इनकी दिल्ली थी। नेक्स्ट, संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी है, इनकी राजधानी दिल्ली थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। ऑलरेडी एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ को परचेस कर चुके हैं, परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हो सके थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करके दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा लीजिए।
प्रिंट आउट निकलवाने से अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप कम समय में इसको पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं। और आप इतना कर सकते हैं दोस्तों, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें दोस्तों कम से कम समय में पूरी तरह से आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला है आपका दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग हैं, इनकी राजधानी मानिकेट थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी की कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, राजधानी बादमी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, राजधानी की दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी की दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सुमुक्त, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। PDF के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए हमारा नया वर्जन कंबाइंड PDF पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार SSC 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका भी तीसरी बार हमारे द्वारा नया वर्जन PDF रेडी किया गया है। और UP SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के GK GS व UP स्पेशल में स्टैटिक व करंट के PDF भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की प्रमुख घास भूमियां। 2 ट्रेंड से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपको कोड भी दिए जाते हैं, मिलाने के लिए आता है कि निम्न में से कौन सी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा था दोस्तों, आपके विश्व के प्रमुख घास भूमियों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सी घास भूमि किस क्षेत्र में या किस देश में विस्तृत है। तो दोनों ट्रेंड से इस क्वेश्चन को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख घास भूमियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। एक तरफ इनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं जहाँ पे विस्तृत हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस नामक घास भूमि की, तो ब्राजील में पाई जाती है, यानी कि ब्राजील में विस्तृत है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों वेनेजुएला में पाई जाती है। सवाना नामक घास भूमि दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। पार्कलैंड नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में पाई जाती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये दोस्तों विश्व के प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास भूमि अच्छे थे जिनको आप लोग कंप्लीट किए हैं। अब चलिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिएगा। देखिएगा, एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रेरी नामक घास भूमि की, तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पंपास नामक घास भूमि दोस्तों अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स नामक घास भूमि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ पे निवास करती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, आपके एग्जाम में डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो मोस्ट वाला सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकल सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक है दोस्तों आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे निवास करते हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमो नामक जनजाति की, तो ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में पाए जाते हैं। खिरगिज नामक जनजाति दोस्तों मध्य एशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। माओरी आपका सुपर रहेगा। ये जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, जुलू मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन नामक जनजाति दोस्तों ये कालाहारी मरुस्थल विशेषकर बोत्सवाना क्षेत्र में निवास करते हैं। युकाधिर नामक जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करते हैं। रेड इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मेस नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो नामक जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों आपका? विश्व की प्रमुख नदियां। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख नदियों के नाम दिए जाते हैं कि ये नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों उद्गम स्थल के साथ साथ गिरने का स्थान यानी पे कहाँ पे जाके गिरती है ये भी पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। यानी हर टेंट से दोस्तों क्वेश्चन टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियाँ। चलिए सीट को अपने सामने करते हैं थोड़ा सा। आपके पाठ्यक्रम में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब सबसे पहले इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर उसके बाद में दोस्तों उनके उद्गम स्थल यानी जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पे जाके गिरती है ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अमेजन नदी की, तो इंडीज पर्वत के पेरू के पास से निकलती है जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए, ये इतास्का झील संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगटीसी क्यांग नदी की बात की जाए दोस्तों, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगोहो नदी दोस्तों कुनलुन पर्वत से निकलती है, चीन की खाड़ी में जाकर जल गिराती है। कांगो नदी की बात की जाए लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नामक नदी की बात की जाए दोस्तों, ये गिनी से निकलती है जो कि गिनी की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। और बोल्गा नदी दोस्तों ये बल्डाई पठार से निकलती है जो कि कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? डेनूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है जो कि मरे नदी में जाकर गिरती है। और मरे नदी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है जो कि हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे 1 मिनट में इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खा। 5 नाम दिए गए हैं, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, विलायत खा, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी दिया गया है, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बांसुरी वादक हैं। वह अमजद अली खा, अलाउद्दीन खा, अली अकबर खा और हाफिज खा। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। अब केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि सहनाई वादक हैं। फिर गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम, ये वायलिन वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, केवल एक नाम ध्यान रखने हैं। उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम। टीबी गोपाला कृष्णन जो कि मृदंग से हैं, एक ही नाम। नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं, एक ही नाम। शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं, एक ही नाम। असद अली खा जो कि रुद्र वीणा से हैं, एक ही नाम। यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं, और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। इतना आप लोग कलेक्ट रखते हैं, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। यही कारण है दोस्तों हम अपने वीडियोस में आपको कभी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से आपका तबला का सितार में चला जाएगा, बांसुरी का आपका शहनाई में चला आएगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था?
करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत। मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों कोर्ट में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्रम भी आपको बताने होते हैं किसके बाद में किस वंश ने दोस्तों शासन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश आया जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद में खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश आए जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश आए जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और फिर दोस्तों पांचवा आपका लोधी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए निकल सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकती है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलती हुई थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े 5 सवाल आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी। करेक्ट आंसर इल्तुतमिश ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो भी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से जुड़े 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अलबरूनी ने। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। और दीवाने ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो भी बलबन ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। और किताबुल रिहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक रहेगा। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित लेखक के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। फिर देखिएगा गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखेंगे। चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ेंगे। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, अनहैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिल्नी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, कादम्बरी जिनके लेखक वाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सूर सागर, सूर सालावली और साहित्य लहरी इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुरुवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस जिनके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। रास्तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनके लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग जानते हैं चाणक्य या कौटिल्य हैं। इनके 3 नाम हैं, एक नाम और है विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, गीत गोविंद जिनके लेखक दोस्तों जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और कबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे, लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखक इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शुद्रक हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, बौद्ध धर्म से आपका क्वेश्चन आया। आप जानते हैं दोस्तों आपका स्टडी जीके का सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकी गण के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोली गण की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है, ध्यान रखेंगे। बुद्ध, संघ एवं धम्म ये तीनों मिला के दोस्तों बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक हो गया को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा पाली है, ध्यान रखेंगे। तीनों पिटक के नाम जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड अलग कर दिया जाए, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं है या भाग नहीं है या अंग नहीं है, ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया।
हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। इनको आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। पॉइंट है आपका बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन, तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों चारों जो महासंगीता होती है किनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। इनको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट रखेंगे। तो बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों सर्वकामी यानी कि सब्बाकामी की अध्यक्षता में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों मोगलिपुत्र तिस की अध्यक्षता में की गई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वसमित की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के जो महत्वपूर्ण दोस्तों मंदिर हैं इमारतें हैं, आपको एग्जाम्स में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से मंदिर दोस्तों या कौन से इमारतें भारत के किस राज्य या किस स्थान पर स्थित है। तो पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगाई गई है। एग्जैक्ट लोकेशन भी मेंशन कर दिया गया है जो कि ऑप्शन में ज्यादा दिया जाता है। तो सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब देखिएगा दोस्तों एक तरफ इसमें भारत के प्रमुख इमारतों एवं मंदिरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं। बात की जाए अजंता एवं एलोरा गुफा, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद जरूर ध्यान रखिए, एग्जैक्ट लोकेशन ही ज्यादा आपके ऑप्शन में दिया जाता है। शांति निकेतन दोस्तों ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और सांची का स्तूप आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ पे आपको रायसेन जरूर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपका नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या है ब्रह्मा मंदिर, जो कि पुष्कर राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर सुपर रहेगा, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और नटराज मंदिर दोस्तों आपका चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जाए तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी ओडिशा में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है वैष्णो देवी मंदिर, आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खजुराहो मंदिर दोस्तों ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एग्जैक्ट लोकेशन जरूर ध्यान रखने, ज्यादा ऑप्शन में यही दिया आता है। टॉपिक क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन का महत्वपूर्ण भारत के जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम दिए गए जहाँ पे स्थित है, केवल लोकेशन इसमें हमको बताने होते हैं। बात की जाए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जोरहाट असम में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हजारीबाग झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू झारखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों बादीपुर कर्नाटक में स्थित है। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अलवर राजस्थान में स्थित है। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। दुधा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में स्थित है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, नंदा देवी पशु विहार, जो कि दोस्तों चमोली उत्तराखंड में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, शिवम सरगुजा मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, करंट से आपका क्वेश्चन आया। तो मोस्ट वन दोस्तों करंट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। आप चलिए दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ये आपकी सीट लगाई गई है। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये अरीना सबालेंका ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा, तो 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, 10 दिवसीय नाम क्या है, गगन शक्ति 2024, जो कि एक मेगा अभ्यास है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है डॉक्टर रितु करिधल और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है, असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो इस 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 11 मई को। नेक्स्ट, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है, सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिलिस्तीन के। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी सुपर क्वेश्चन रहेगा, अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये 4 फरवरी को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह है। कहा कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है, तो ग्रेट निकोबार की है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस आप लोग नाम सुने होंगे, लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया, गोवा में। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजीव शर्मा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, देवेंद्र झाझरिया है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 25 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। अगर और भी टॉपिक ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।